तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है कास्टिंग, और कास्टिंग का आज लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने आपको बताए थे। उनमें से हमको पढ़ना था अभी कास्टिंग। तो कास्टिंग को कैसे हम डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद कि अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कंपेयर करें हम कास्टिंग को, तो कास्टिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। कास्टिंग की हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पैटर्न क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का भी। पैटर्न अलाउंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से पैटर्न अलाउंसेस होते हैं, देन पैटर्न जो है वो कौन कौन से मटेरियल से बनता है, और जिस मटेरियल का पैटर्न बनता है उस मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और ये किस बात पर डिपेंड करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि हमको पैटर्न जो है वो किस मटेरियल का बनाना चाहिए। देन उसके बाद करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टाइप्स ऑफ पैटर्न, कितने टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से उसको रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपको जो ये वाला आज का लेक्चर है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक बार रिकॉल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कास्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो जिस मेटल की कास्टिंग करनी होती है, जिस मटेरियल का ऑब्जेक्ट आपको करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको क्या करना है, पहले फर्नेस में ले जाकर के मेल्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील की आपको कास्टिंग करनी है, या एल्यूमिनियम की आपको कास्टिंग करनी है, ब्रास की आपको कास्टिंग करनी है, तो उस मेटल को फर्नेस में ले जाओगे, फर्नेस में उसको मेल्ट कर लोगे। मेल्ट कर लोगे, जो अभी आपके पास सॉलिड मटेरियल था वो लिक्विड बन चुका होगा, मेल्ट हो चुका होगा। और जब ये लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो उस मेटेरियल, अब आप सभी जानते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है कोई भी मटेरियल, वो फ्लो हो सकता है, और वो जो मटेरियल है वो जिस भी शेप में कंटेनर में जाएगा, जिस भी कैविटी के अंदर जाएगा, उसी के शेप एंड साइज को ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे वाटर का एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना। पानी है, पानी आप पीते हो, लिक्विड फॉर्म में है, उस पानी को, वाटर को आपने फ्रीजर के अंदर रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा उसका, मतलब वो सॉलिड बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, आइस बन जाएगी। तो वही चीज यहां पर भी होनी है। तो हमने जिस मेटल की कास्टिंग करनी थी, पहले उसको मेल्ट कर लिया, और मेल्ट करने के बाद हम एक मोल्ड कैविटी के अंदर ले जाएंगे उसको, और वहां पर उसको सॉलिडिफाई करा देंगे, वो उसको फ्रीज हो जाएगा, वो जम जाएगा। ठीक है ना। ये था हमारा कास्टिंग प्रोसेस। भाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, मोल्टन लिक्विड मेटल को हम सॉलिडिफाई कराते हैं प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी के अंदर। तो अब एक बार थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी है, इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मान लो आपको कुछ इस शेप एंड साइज का प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले उस मेटल को मेल्ट कर लिया आपने, जिस मटेरियल की कास्टिंग करनी है, ऑब्जेक्ट जिस मेटल का बनाना है, उसके बाद उसके जैसा आपको एक पैटर्न बनाना पड़ता है। मैंने बताया था कि पैटर्न एक रेप्लिका होती है फाइनल ऑब्जेक्ट की। तो ऐसा आपको पैटर्न बनाना था, आपने इसको क्या करना है, फिर सैंड के अंदर रखना है, किसको, पैटर्न को। तो आपने पैटर्न को सैंड के अंदर, रेत के अंदर रख दिया उसको, यस और नो, फिर वहां से उसको निकाल लिया, तो उस सैंड के अंदर, उस रेत के अंदर क्या बन चुकी होगी, एक कैविटी बन चुकी होगी, एक गड्ढा बन चुका होगा, जिसकी शेप एंड साइज कुछ ऐसे ही रहा होगा, यस और नो। अब उस कैविटी के अंदर, सैंड के अंदर जो कैविटी बनी है, उस मोल्टन लिक्विड मेटल को, इस मोल्टन लिक्विड मेटल को वहां पर उसको पोर कराना है, और जैसे ही मोल्टन लिक्विड मेटल उसके अंदर जाएगा, वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर वहां से उसको रेत के अंदर से काट के निकाल लेंगे, वो बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, उसकी फिनिशिंग वगैरह कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से था। अब आप एक बात बताना मुझे, जैसे वाटर है ना, जैसे वाटर है, आप जब उसका बर्फ बनाते हो, तो जिस कंटेनर की जो शेप होती है, जिस भी बर्तन में आप पानी को रखोगे, वो जो बर्फ बनेगी वो उसी की शेप ले लेगा। आप बॉटल में रख दीजिए वाटर को, तो जब बर्फ बनेगी तो बॉटल की शेप आ जाएगी। आप किसी बाउल में अगर पानी को रखोगे, तो जो उसके अंदर बर्फ बनेगी वो बाउल की शेप को ले लेगा। तो ऐसे ही कुछ यहां पर भी है, आप जो भी कैविटी, जिस भी शेप एंड साइज की कैविटी सैंड के अंदर बनाओगे, और मोल्टन लिक्विड मेटल को वहां जाकर पोर कराओगे, फिर वो सॉलिडिफाई होगा, तो उसी की शेप को वो ले लेता है। आ जाइए जरा यहाँ पे। तो अब देखो यहां पर हमने क्या करा कि एक इस तरह की ये मोल्ड कैविटी सैंड के अंदर बनाई है, गड्ढा बनाया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या करना है, ये मोल्ड कैविटी है, इसी के अंदर क्या करना है, हमने मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर कराना है, और यहां पर ला करके उसको फ्रीज करा देना है, तो ये जम जाएगा, फिर इसको काट के यहां से बाहर निकाल देंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। तो एक मोल्डिंग फ्लास्क होता है, एक मोल्डिंग फ्लास्क आप देख रहे हैं, पूरा मोल्डिंग फ्लास्क मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है मोल्डिंग फ्लास्क, मोल्डिंग फ्लास्क एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सैंड भरा रहता है, जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम हम बनाते हैं। अब ये क्या होता है, दो हिस्सों में बन रहता है। तो जो मोल्डिंग फ्लास्क का अपर हाफ होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है अपर हाफ, उसको बोलते हैं कोप। लोअर पोर्शन को बोला जाता है ड्रैग। क्या बोला जाता है उसको, ड्रैग बोला जाता है।
अगर मान लीजिए जो फ्लास्क है ये 3 हिस्सों के हैं, इसमें 3 पीस हैं, तो ऊपर वाले को बोलेंगे हम कोप, नीचे वाले को बोलेंगे ड्रैग, और इनके जो बीच में होगा उसको बोलेंगे चीक। ये भी आपको मैंने बताया था। चलिएगा, अब इसके अंदर हम रखते हैं यहां पर पैटर्न को, सैंड के अंदर, रेत के अंदर हमने क्या रख दिया, पैटर्न को रख दिया, और पैटर्न को वहां से निकाल लिया, पैटर्न को वहां से निकाल लिया। पैटर्न की शेप एंड साइज कैसा होता है, जिस शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट आपको बनाना होता है, और डिटेल में आज इसको समझने वाले हैं। अब जब आपने इस पैटर्न को यहां से निकाल लिया तो यहां पर एक कैविटी बन गई होगी, एक स्पेस मिल गया होगा, एक गड्ढा बन गया होगा। अब इस मोल्टन लिक्विड मेटल को यहां लाना है, यहां लाने के लिए पूरा गेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है। तो यहां पर आप देखिएगा एक होता है पोरिंग बेसिन, या इसको पोरिंग कप भी बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक फनल शेप की यहां पर ये लगा रहता है। तो क्या करेंगे हम, मोल्टन लिक्विड मेटल जो फर्नेस में, जिस मेटल की कास्टिंग करनी थी, जिसको हमने मेल्ट किया हुआ है, फर्नेस में रखा हुआ है, इस मोल्टन लिक्विड मेटल को यहां पर हम इसको यहां पर पोर कराएंगे, इसलिए बोला पोरिंग बेसिन। तो यहां पर मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा। फिर आप देख रहे हैं यहां पर एक स्प्रू, मैंने बताया था आपको एक वर्टिकल पैसेज, टेपर पैसेज होता है। तो यहां से स्प्रू से मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा, बहता हुआ, फ्लो होता हुआ। फिर उसके बाद यहां पर ये रनर से होता हुआ एक गेट लगा रहता है, यहां पर गेट, इस गेट के माध्यम से ये इस मोल्ड कैविटी के अंदर आएगा, और ये क्या होगा बेटा, जम जाएगा। ये जम जाएगा जैसे यहां पर आएगा। अब एक बात बताना आप मुझे, बहुत ध्यान समझना, अब हम नेक्स्ट लेक्चर को कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसको समझ लोगे तो आपको आज का लेक्चर बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में आपको। अब क्या, देखो ध्यान से समझिएगा, ये जो मोल्टन लिक्विड मेटल आ चुका है यहाँ पे, तो यहां पर आकर के क्या होगा, ये अभी तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल है, तो उनका मेल्टिंग टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है लिक्विड फॉर्म में। अब जैसे ये रेत के अंदर जाएगा, यहाँ पर जो मोल्ड कैविटी थी, तो ये जम जाएगा यहाँ पे आकर के। लेकिन एक बात बताना, जब ये यहाँ से जाना स्टार्ट होगा, पोरिंग इसको करेंगे, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और यहाँ पर आते आते क्या होगा, ये जमना जब स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर घट रहा होगा। और जब किसी मेटल का टेम्परेचर घटता है तो वो श्रिंक होता है, उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो यस और नो। अब मान लो यहां पर ये आया, तो जब लिक्विड फॉर्म में था, तो इसका मान लीजिए, इसका जो कुछ वॉल्यूम रहा होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो वो कहां से इसको पूरा करेगा। अगर ये पूरा भर नहीं पाएगा तो जो एग्जैक्टली शेप एंड साइज चाहिए थी वो मिल नहीं पाएगी, जो वर्कपीस होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि आपको कोई भी मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने के लिए, तो शेप एंड साइज तो पता होनी चाहिए ना आपको उसकी। अब मान लो कोई भी डायमेंशन इसकी है, एग्जैक्ट डायमेंशन आपको मिल नहीं रही है, तो ये तो डिफेक्टिव पीस हो जाएगा। अरे यस और नो। चलिएगा, तो यहां पर क्या होगा कि जब इसका वॉल्यूम कम हो, ये श्रिंक हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है, जब ये श्रिंक होगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा, तो ये स्पेस खाली रह जाएगा, तो वहां पर मेटल फ्लो होनी, मेटल वहां रहेगा नहीं, ये खाली श्रिंक हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, यहां पर लगा रहता है एक राइजर। तो जब ये मेटल इधर की तरफ आता है, यहां से इस तरह से आता है मेटल, तो ये जो लिक्विड की फॉर्म में इस राइजर के अंदर भी चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही यहां पर वॉल्यूम इसका कम होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, श्रिंक हो जाएगा, ये टेम्परेचर जब कम होगा तो श्रिंक होगा, और जब श्रिंक होगा तो क्या होगा, इस राइजर के अंदर जो मेटल था लिक्विड फॉर्म में, वो इसके अंदर चला जाएगा और वो कंपनसेट हो जाएगा, और फिर से जो है वो पूरा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि राइजर जो है, राइजर क्या करता है, इसके अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल रिजर्व हो जाता है, क्या हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। और जब मोल्ड कैविटी के अंदर श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, मोल्ड लिक्विड की जब जरूरत पड़ेगी तो यहां इसको सप्लाई कर देगा। ये ध्यान रखते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले भाई आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, कोई भी जो मटेरियल है वो फ्लो तभी हो सकता है जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब यहां जम रहा होगा, जब यहां फ्रीज हो जाएगा, तो फ्रीज होने के बाद तो वो सॉलिड बन जाएगा, वो बह नहीं पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। तो वो तो इसके अंदर भी हो सकता था, यहां पर तो जमा नहीं। इसलिए राइजर का डिजाइन इस तरह का बनाया जाता है, राइजर का डिजाइन इस तरह से करा जाता है कि पहले मेटल यहां पर जमता है, यहां फ्रीज होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो कुछ समय के बाद, थोड़ा सा बाद में डिले होता है यहां पर, तो इसलिए क्योंकि यहां पर लिक्विड फॉर्म में रहता है और यहां फ्रीज हो चुका होता है, इसलिए ये जो मेटल है वो फ्लो हो जाता है इसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे चल करके और हम समझेंगे कि राइजर का डिजाइन कैसे करा जाता है, ताकि उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाद में जम, अब पता लगा कि यहां भी जम गया, यहां भी जम गया, तो फायदा क्या हुआ, इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। इसलिए इसका डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि ये बाद में जमता है, बाद में फ्रीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कोर क्या होता है, व्हाट इज द कोर। भाई कैविटी के अंदर, मान लो कैविटी के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हॉलो शेप, कोई होल क्रिएट करना है, हॉलो शेप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कोर यूज करते हैं। तो यहां पर हमने कोर लगाया था,
जहां जहां पर ये कोर रहेगा उस स्पेस के अंदर मेटल जाएगा नहीं, उसके अंदर इस मेटल जाएगा नहीं, तो वहां पर एक हॉलो कैविटी बन जाएगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर एक मैंने बताया था कि चैपलेट्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चैपलेट्स। तो चैपलेट्स जो है वो कोर को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। कोर को सपोर्ट करने के लिए हम चैपलेट्स और कोर प्रिंट का यूज कर रहे होते हैं। कोर प्रिंट का हम यूज कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ मैंने यही बताया था कि जो चैपलेट हैं इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो इस जब मेटल जो है यहां पर आएगा, हाई टेम्परेचर का लिक्विड फॉर्म में मेटल आएगा, तो उसी के साथ ही चैपलेट्स भी मेल्ट हो जाएंगी। तो जब चैपलेट्स इसी के अंदर मेल्ट हो जाएंगी, चैपलेट्स का जो मटेरियल है वो सेम होना चाहिए जिस मेटल की आप कास्टिंग कर रहे हो, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट उसी के साथ जुड़ जाएंगे, ये मेल्ट होकर के पिघल जाएंगे, उसी का पार्ट बन जाएंगे। इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, इसलिए उसी मेटल की बनाई जाती है। तो ये जो लास्ट लेक्चर था वो मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। नाउ अब मूव करते हैं आगे, है ना। पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक चीज आपको समझ आने वाली है, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। तो लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि बीटेक मैकेनिकल सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार यहां पर देख लीजिएगा कि आप लोगों के लिए हमने कॉम्बो पैक ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है, जिसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। 5 में से 3 आपके कोर सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल के हैं, है ना। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स है, दूसरा सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ पाइथन और साइबर सिक्योरिटी में से एक सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सब्जेक्ट इस बार पढ़ेंगे, तो इनमें से भी ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन वैल्यू टेक्निकल कम्युनिकेशन भी मिल जाएंगे। तो कहने के लिए आपको इसके अंदर 4 और 3 7 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो 7 आपके काम के नहीं होंगे, आपके काम के होंगे 5। तो इसीलिए हमने 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक यहां पर आपको दिया हुआ है। 5 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे, 5 ही सब्जेक्ट यहां पर एक अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको बाय कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से ही एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे। हेल्पलाइन नंबर ये रहा, इस कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। अब मैं आगे मूव करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं, इसके जो नोट्स हैं आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हम कुछ कंटेंट आपको शेयर करते रहते हैं। तो आज का आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपलीफाइड कंटेंट है। एक एक चीज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया गया है। एक बार आप मेरे को सुनते जाएंगे, उसके बाद नोट्स को रीड आउट कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। डायग्राम बना करके देख लीजिएगा, डायग्राम भी बहुत सिंपल बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं आज का ये मैंने ओवरव्यू एक डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिएगा, तो हमने आपको बताया था कि पैटर्न होता क्या है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। यस, पैटर्न क्या होता है, आ जाइएगा। ओके, तो व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो फाइनल ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक हम रेप्लिका बनाते हैं, उसकी एक रेप्लिका बनाते हैं जिसको हम पैटर्न के नाम से जानते हैं। क्या जो पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली सेम रेप्लिका होती है या कुछ मॉडिफाई करना होता है उसको? तो आप पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, अ पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ द, ध्यान दीजिएगा, पैटर्न क्या है? रेप्लिका है ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेड। जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, पैटर्न उसकी एक रेप्लिका है विद सम मॉडिफिकेशंस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ मॉडिफिकेशंस उसके अंदर आपको करने होते हैं। तो पैटर्न एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होती है। पैटर्न जो है, जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उस शेप एंड साइज की एक रेप्लिका तो होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं। अब जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? These modifications are in the form of allowances। ध्यान दीजिएगा, ये जो modifications हैं in the form of allowances and in the form of core print, core print की फॉर्म में होते हैं। core print मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये core print, ये वाला जो है ये core print है, ठीक है ना। चलिएगा आते हैं वापिस। अब बात कर रहे होंगे यहाँ पर यार ये जो अलाउंसेस हैं, पैटर्न पे जो हम अलाउंसेस हैं वो कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, आपका कोई गेट का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो, जहां जहां भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी आपसे, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने टाइप्स के अलाउंसेस होते हैं ध्यान दीजिएगा। श्रिंकेज अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेस या फिर हम बोलते हैं इनको कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, ठीक है ना। दूसरा होता है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। थर्ड वन इज मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस, डिस्टॉर्शन एंड कैम्बर अलाउंसेस, रैपिंग और शेक अलाउंसेस। तो ये कुछ अलाउंसेस के टाइप्स हैं। वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझने का प्रयास करेंगे। डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
आ जाइएगा जरा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे यहां पर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। एक बार इस डायग्राम पे जल्दी से वापस आएंगे, इस पे जल्दी से वापस आएंगे। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको क्या बोला कि जिस मेटल की कास्टिंग करनी होती है उस मेटल को पहले मेल्ट करना होता है, और आप समझते हैं इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा, जब ये मेल्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब जब ये मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पर हम पोर करेंगे तो यहां पर कुछ टेम्परेचर रहा होगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे टीपी। टीपी बोले तो टी का मतलब टेम्परेचर और पी का मतलब है पोरिंग। तो जब हम इस मोल्टन लिक्विड मेटल को यहां पर पोर करा रहे हैं उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज टीपी, पोरिंग टेम्परेचर। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि जब मोल्टन लिक्विड मेटल फर्नेस से बाहर आ चुका है, अभी जब चाय बना लेते हो, चाय को रूम यहां रख दोगे तो चाय का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा कि नहीं होगा? अरे चाय का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा, और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। अब इसी तरह से जब ये यहां पर है तो ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाए। अरे यार, इसका मोल्टन लिक्विड का मेटल की टेम्परेचर कितना था, पोरिंग टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर था इसका। अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस और नो? और क्योंकि ये जो अभी लिक्विड फॉर्म में है, जब ये मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पे आ जाएगा तो जमना स्टार्ट हो जाएगा, ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहां से यहां पर ये सॉलिड बनना स्टार्ट होगा, जब ये टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इसी चीज को मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा यहां पे आपको। यस, यहां पर आप आ जाइए। तो ये जो टेम्परेचर है बेटा, ये जो देखो ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये टाइम है। तो जैसे जैसे आपने उस मेटल को पोर कराया तो टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ, टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ। यस और नो? तो क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अरे लिक्विड स्टेट में रहेगा टेम्परेचर। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे यहां पर मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर कराया, इस जैसे मेटल को यहां पर पोर कराया तो ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से ये बर्फ बन, एकदम से जो है इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। पहले लिक्विड फॉर्म में रहेगा और लिक्विड फॉर्म में टेम्परेचर कम होगा। लिक्विड फॉर्म में जैसे आप पानी को फ्रीजर में रखते हो तो पानी का लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर का टेम्परेचर पहले उसमें से हीट निकल रही होगी, हीट निकल रही होगी, पानी का टेम्परेचर कम होगा, कम होगा, कम होगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जो पानी है बर्फ में बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बर्फ बन जाएगी उसकी। ऐसे ही यहां पर भी तो है, ऐसे ही यहां पर भी है। तो देखो जरा यहां से, ये है टीपी बोले तो पोरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ, अरे टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अरे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ए से लेकर के बी तक टेम्परेचर डिक्रीज होगा और जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो लिक्विड फेज में रहेगा, वो लिक्विड फेज में रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ए से लेकर के बी तक क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर हुआ डिक्रीज। और वो जो यहां पर किस फेज में है, लिक्विड फेज में है। अब एक बात बताओ, कोई भी मेटल है लिक्विड फेज में है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो श्रिंकेज होंगे कि नहीं होंगे? यस, श्रिंकेज होंगे। तो यहां पर जो श्रिंकेज हो रहे होंगे उनको हम बोलेंगे लिक्विड श्रिंकेज। क्या बोल रहे होंगे, लिक्विड श्रिंकेज। तो ये जो आपका श्रिंकेज है या कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अंदर पहला तो आ जाएगा लिक्विड श्रिंकेज। अरे श्रिंकेज के अंदर भी तीन टाइप के होते हैं, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब पोरिंग, जब हमने जब मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर कराया तो वहां पे टेम्परेचर टीपी था और उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जो वो जो लिक्विड था वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। अरे पानी ठंडा हुआ फिर बर्फ बनना स्टार्ट हो गया, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आप देखिएगा कि जिस टेम्परेचर पे पानी जमता है, फ्रीज होता है, बर्फ बनना स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। उसको हमने लिखा है टीएफ, टी का मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग। तो यहां से लेकर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और पॉइंट बी जो आप देख रहे हैं यहां पर, वो लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, बोले तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन स्टेट। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, बी से लेकर के सी तक क्या है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ये सॉलिडिफिकेशन स्टेट है। ये बी से लेकर के बी पर जो है वो लिक्विड में था, लिक्विड में था, ए से बी तक लिक्विड फॉर्म में था। अब उसका टेम्परेचर आ चुका है फ्रीजिंग टेम्परेचर और वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। ए बी से लेकर के सी तक जो प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। एक चीज और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ए से बी तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था और जैसे ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा तो बी से लेकर सी तक आप देख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था कि नहीं अच्छे से?
कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहां तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बी पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, लिक्विड से मेटल, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ और ये प्रोसेस सी तक चलता रहेगा, तो टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहां पर जो श्रिंकेज होंगे, देखो मैंने बोला कि बी से लेकर के सी तक जब मटेरियल जो है वो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर बी से लेकर के सी तक जो श्रिंकेज होंगे उनको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, क्योंकि ये सॉलिडिफिकेशन स्टेट है। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बी से लेकर के सी तक जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, अभी रूम टेम्परेचर पर नहीं आया है, चाय ठंडी होगी, धीरे धीरे चाय ठंड, आपने चाय बनाई गरम गरम, आपने टेबल पर रखी हुई है कप, तो चाय धीरे धीरे ठंडी होगी, वो कब तक जाएगी, कब तक ठंडी होती रहेगी? जब तक वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, रूम टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो अभी तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, लेकिन अभी रूम टेम्परेचर नहीं आया इसका, है ना। सैंड के अंदर जो यहां पर आप देख रहे हो, पहले पोरिंग टेम्परेचर था, फिर फ्रीजिंग, जिस टेम्परेचर फ्रीज हुआ उसके बाद ये और ठंडा होगा, सॉलिड बन चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड बन चुका है, बी पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, सी तक सॉलिडिफिकेशन चलेगा। यहां पर 100% लिक्विड था, यहां पर 100% सॉलिड बन चुका है, पानी बर्फ बन चुका है, यहां मेटल है, कोई भी स्टील है, एल्यूमिनियम जो भी है, वो पूरा सॉलिड बन चुका है। लेकिन सॉलिड बनने के बाद भी उसका टेम्परेचर फिर कम होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, तो ये जो है आपकी ये सॉलिड फेज रहेगी, सॉलिड स्टेट रहेगी। और ये जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग टेम्परेचर से, कौन सा टेम्परेचर? TA बोले तो एम्बिएंट टेम्परेचर, बोले तो रूम का टेम्परेचर, बोले तो रूम का टेम्परेचर। तो सॉलिड स्टेट में ध्यान देना, ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड बन चुका है। जब सॉलिड के अंदर भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर से उसके अंदर श्रिंकेज होंगे। कब श्रिंकेज होंगे? सॉलिड स्टेट के अंदर, तो उसको बोलोगे आप सॉलिड श्रिंकेज। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड श्रिंकेज। तो ध्यान देना यहां पर जो श्रिंकेज है ना, ये कितने टाइप के श्रिंकेज आप देखने को मिल रहे हैं यहां पर? ये है आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ श्रिंकेज, है ना, क्योंकि आपको 3 स्टेट देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हमको क्या करना है, लिक्विड स्टेट से किस में जाना है। चलिए छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा। तो ए से लेकर के बी तक लिक्विड फॉर्म कंक्लूड कर रहा हूं और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर जोड़ रहा हूं। एक पॉइंट ए से बी तक पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक ये लिक्विड फेज में रहेगा। तो जो श्रिंकेज यहां पर होंगे, जो मटेरियल सिकुड़ रहा होगा लिक्विड स्टेट के अंदर, वो श्रिंकेज होंगे लिक्विड श्रिंकेज। कौन से श्रिंकेज होंगे? लिक्विड श्रिंकेज। और मैंने क्या बोला था कि जब इसके अंदर ये श्रिंकेज हो रहे होंगे, जब यहां पर ये वॉल्यूम इसका कम होगा, जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो ये जो राइजर इसके अंदर मेटल चला गया था वो इसको सप्लाई कर देगा। तो अब आप एक बात बताओ, यहां पर अगर इसका साइज क्या हो जाएगा, कास्टिंग का कम हो जाएगा तो डिफेक्टिव पीस बन जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसको पूरा कर देना यहां से। तो राइजर क्यों लगाया आपने? लिक्विड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए। किसके लिए? लिक्विड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए। आ जाओ जरा वापस से फिर से। अब बी से लेकर के सी तक क्या है आपका? सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का मतलब है कि उसमें लिक्विड भी है उस समय, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड प्लस सॉलिड है, अभी भी जो मेटल है। अब ये जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, ये जो आपने देखा, ये जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, ये दोनों श्रिंकेज जो है वो राइजर से हम कंपनसेट कर सकते हैं। राइजर लगाया क्यों गया हमने? तो राइजर क्यों लगाया बेटा यहां पे? ये राइजर का काम क्या होता है? इस राइजर का काम होता है लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की वजह से जो उसका साइज घट रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए। तो राइजर इसलिए हमने लगाया गया था। अब आ जाओ आगे। अब क्योंकि यहां पर कौन से हैं, सी से लेकर के डी तक सॉलिड श्रिंकेज है, सॉलिड का मतलब वो जम चुका है। अब जब ऐसा थोड़ा ना कि इस राइजर के अंदर, उस राइजर के अंदर बहुत देर तक जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसमें जब ये जम चुका है तो फ्लो कहां से होगा मटेरियल? भाई जब एक बात बताओ, जब ये जम चुका है, ये फ्रीज हो चुका है, ये पूरा जम चुका है यहां पे, तो यहां पर फ्लो कैसे होगा मटेरियल? नहीं होगा ना। तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो श्रिंकेज है, कौन से? सॉलिड श्रिंकेज। तो सॉलिड श्रिंकेज जब हो रहे होंगे, कास्टिंग का साइज घटेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए हमको पैटर्न का साइज बढ़ाना पड़ेगा। पैटर्न का साइज क्या करना पड़ेगा? मतलब जो आपने यहां पर पैटर्न रखा था, जिससे कैविटी बनाई थी, मोल्ड कैविटी, पहले से क्या करेंगे हम, और पहले से हम थोड़ा सा साइज उसका बढ़ा के रखेंगे, स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, ताकि जब श्रिंक होने के बाद हमको एग्जैक्ट शेप एंड साइज मिल जाए।
ठीक है, एक एग्जांपल से मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि ये कोई आपने क्या करा, एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, उसकी कुछ डायमेंशंस हैं। मान लो क्यूब है कोई, उसकी डायमेंशन 100 mm 100 mm इंटू 100 mm है। मान लो कुछ इस तरह का आपने बना दिया, तो ये हो गया आपका साइज ऑफ दी, ये आपको बनाना है साइज ऑफ कास्टिंग। ये क्या है आपका, दिस इज द साइज ऑफ कास्टिंग। एक पर्टिकुलर कोई साइज आप ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर साइज का आपको कास्टिंग करनी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, एक पैटर्न बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, एक पैटर्न बनाना पड़ता है। तो आपने क्या करा, इसी शेप एंड साइज का आपने एक पैटर्न बना लिया, उसको सैंड के अंदर रख दिया, सैंड के अंदर रख के उसको वहां से रिमूव कर लिया, तो सेम शेप और साइज का जो है कैविटी बन चुकी होगी। बोलो यस और नो। उसके अंदर आपको मोल्टन लिक्विड मेटल को जो है पोर कराना है, उसको फिर उसके अंदर फ्रीज कराना है। और आप क्या कह रहे हो कि ये जम जाता है कि, अब एक बात बताओ, इसी शेप एंड साइज की आपने क्या बनाया, इसी शेप एंड साइज का आपने पैटर्न बनाया, कैविटी उसी शेप एंड साइज की बनी, लेकिन होगा क्या कि जब टेम्परेचर सॉलिड, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक जाएगा तो सॉलिड श्रिंकेज होंगे, तो ये जो फाइनल जो साइज बनेगा वो फाइनल कुछ ऐसे बन के आएगा। ये बनेगा जो साइज आपका होगा, मतलब आपने जो है आपका जो साइज था, ये इसका पैटर्न, जो कास्टिंग का साइज था वो ये था जो येलो कलर से मैंने दिखाया, लेकिन श्रिंक होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कुछ ऐसा मिला, इतना कम हो गया ये। अरे बोलो यस और नो। आपने पैटर्न जो है इसके बराबर, देखो आपने जो प्रोडक्ट बनाना था उसकी ये डायमेंशन थी जो येलो कलर से मैंने बना रखी है, आपने सेम साइज और सेम साइज का क्या बना लिया, आपने पैटर्न बना लिया। अगर जिस साइज का आपको कास्टिंग करनी है उसी साइज का अगर आपने पैटर्न बनाया तो सॉलिड श्रिंकेज के दौरान फाइनल साइज कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि सिकुड़ जाएगा। तो अब ये बताओ इतना कम हो गया कि नहीं, ये जो बीच में आप गैप देख रहे हो इतना कम हो चुका है, लेकिन अब तो ये डिफेक्टिव पीस बन चुका है, क्योंकि जो डिजायर्ड शेप एंड साइज चाहिए था, जो डिजायर्ड साइज होना चाहिए था वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉलिड श्रिंकेज हो गए, वो सिकुड़ गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता होता है कि कौन सा मेटल की हम कास्टिंग कर रहे हैं, स्टील की कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, स्टील की कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, तो वो कितना श्रिंक होता है ये हमको पहले से पता है। तो जितना श्रिंक होगा उतना ही पैटर्न का साइज पहले से अगर बढ़ा ले, तो मतलब आपको करना ये पड़ेगा, आपको जो करना पड़ेगा, आपको करना बेटा ये पड़ेगा, इसका जो पैटर्न का साइज है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे पता लगेगा कितना बढ़ाना है, ये कैसे पता लगेगा कितना बढ़ाना है, ये डिपेंड करेगा कि किस मेटल की आप कास्टिंग कर रहे हो। तो ये होगा आपका पैटर्न का साइज, ये होगा पैटर्न का साइज, पैटर्न का साइज ध्यान दीजिएगा। ये जब पैटर्न का साइज होगा, फिर जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, ये पैटर्न का साइज ये होगा और आपको चाहिए था ये वाला साइज, तो फाइनली मैं लिख देता हूं यहां पर भी, ये जो अंदर वाला बना ये आफ्टर सॉलिडिफिकेशन है, आफ्टर श्रिंकेज है ना, आफ्टर श्रिंकेज। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे पढ़ने की, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो येलो कलर का था ये आपका जो डिजायर्ड साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज जो कास्टिंग होनी चाहिए, और उसी साइज का अगर आपने पैटर्न बनाया तो फाइनल जो कास्टिंग होगी आफ्टर श्रिंकेज वो इतनी मिलेगी जो कि नहीं चाहिए थी। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए वो उतना साइज मिल जाए तो पैटर्न का साइज पहले से बढ़ाना पड़ेगा। तो पैटर्न का साइज पहले से बढ़ा हुआ है, अब आपको जो कास्टिंग मिलने वाली है, अब आपको जो कास्टिंग मिलेगी घट करके वो इतनी ही मिलेगी, साइज ऑफ द कास्टिंग। अब एग्जैक्ट कास्टिंग का साइज आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो सॉलिड श्रिंकेज को ध्यान देना कि यहां पर ये जो श्रिंकेज थे, लिक्विड श्रिंकेज एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये तो हमने राइजर का यूज किया। अब ये जो सॉलिड श्रिंकेज है इसको कैसे कंपनसेट कर रहे हो, पैटर्न का साइज बढ़ा करके, पैटर्न की डायमेंशंस को बढ़ा करके। यही चीज मैंने आगे अगली 3 स्लाइड में लिखी हुई है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये अगली 3 स्लाइड्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस आपको रीड आउट उसको कर लेना होगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे आ जाइए। तो देखो जरा यहां पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। वैसे तो मैं चाहूं तो गेट के सारे क्वेश्चंस यहां पर करा सकता हूं आप लोगों को, लेकिन आपके एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि गेट के सारे क्वेश्चंस अगर मैं कराऊंगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने इसलिए उठा लिए यहां पर कि उसमें समय लगेगा नहीं ज्यादा, इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाएगी। चलो अब देखो ये किसने, ये गेट का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2001। क्या पूछा गया आपसे
कि श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न, ध्यान देना पैटर्न पे, इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज व्हेन। अब आप मुझे बताना कि ये जो आपके लिक्विड श्रिंकेज थे, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज थे, ये तो हमने किससे कर लिए थे? राइजर से किए थे कि नहीं किए थे? लेकिन आपका जो सॉलिड श्रिंकेज है, सॉलिड श्रिंकेज के लिए हमने पैटर्न की डायमेंशन बढ़ाई, तो पैटर्न पे कौन से श्रिंकेज? तीन तरह के हैं, इन तीन में से आपने कौन सा श्रिंकेज कंपनसेट किया है पैटर्न की डायमेंशन बढ़ा करके? वही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पैटर्न पे कौन सा श्रिंकेज दिया आपने, पैटर्न पे। तो टेम्परेचर कहां से कहां गया था इसमें? आपको मैंने बताया कि ये फ्रीजिंग, ये पोरिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना, ए से बी तक पोरिंग टेम्परेचर, बी से सी तक फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये जो सॉलिड श्रिंकेज है, ये जो सॉलिड श्रिंकेज है, ये सी से लेकर के डी तक है। यहां टेम्परेचर कौन सा है? फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये कौन सा है आपका? रूम टेम्परेचर। तो सॉलिड श्रिंकेज कहां से कहां तक हो रहे हैं? फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक। जब मटेरियल जाता है, जब मटेरियल कहां से कहां जाता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक जाता है, तो श्रिंकेज कौन से होते हैं? सॉलिड श्रिंकेज। कैसे कंपनसेट करते हैं? पैटर्न की साइज बढ़ा करके, पैटर्न की साइज बढ़ा करके। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेज ड्रॉप्स फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपकी बेसिक, मैंने क्या बोला आपको कि देखो चाहे वो गेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके पढ़ने का तरीका अच्छा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी सब्जेक्ट के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन अगर आप न्यूमेरिकल भी, एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको दूंगा एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको गेट का या किसी भी एग्जाम का फोबिया खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बात बताई थी अभी, वो लिखी हुई है यहां पे। क्या लिखा हुआ है कि लिक्विड श्रिंकेज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज इन द लिक्विड स्टेट इज नोन एज लिक्विड श्रिंकेज फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर। दूसरा है आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। याद आ रहा है? और आपका क्या हो जाएगा? डायग्राम में बता दिया था मैंने आपको। सॉलिड श्रिंकेज, द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज दैट टेक्स प्लेस इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से, फ्रीजिंग टेम्परेचर से कहां तक? एम्बिएंट टेम्परेचर तक, सॉलिड श्रिंकेज। तो यहां पर थोड़ा सा एक, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, है ना, ये ठीक करेंगे। फ्रीजिंग टेम्परेचर आएगा यहां पर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर आएगा। सॉलिड श्रिंकेज की बात हो रही है ना। अब ध्यान देना, ये जो आपके लिक्विड श्रिंकेज है, लिक्विड श्रिंकेज एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कैन बी कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग द राइजर। राइजर का यूज कर दिया हमने यहां पर, ध्यान देना कि राइजर का यूज करके, कौन सा, किसका यूज कर रहे हैं हम? राइजर का यूज कर रहे हैं। राइजर का यूज करके, राइजर का यूज करके हम जो फर्स्ट वाले टू थे लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, वो कंपनसेट हो जाएंगे। और जो आपका सॉलिड श्रिंकेज होगा, जो सॉलिड श्रिंकेज होगा, ध्यान देना यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सॉलिड श्रिंकेज कैन बी कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द पैटर्न एंड दीज वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर डायमेंशंस। अरे यार, मैंने क्या बोला आपको? मैं फिर से आपको रिपीट करने की जरूरत है क्या? कि ये श्रिंकेज राइजर से ये वाले श्रिंकेज राइजर से कंपनसेट करोगे। सॉलिड श्रिंकेज की कैसे कंपनसेट करोगे? पैटर्न का साइज बढ़ा करके, पैटर्न का साइज बढ़ा करके। आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। नाउ अब ये जो सॉलिड श्रिंकेज है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पैटर्न का साइज बढ़ाना पड़ेगा या घटाना ही पड़ सकता है, एक्सेप्शन केस भी होता है कुछ कुछ। तो देखो अब ये कितना घटाना पड़ता है, कितना बढ़ाना पड़ता है। श्रिंकेज वैल्यूज, देखो ये जो सॉलिड श्रिंकेज है ना, ये जो सॉलिड श्रिंकेज है वो कितना श्रिंक होगा हमको पता होगा, तभी ना हम उसका पैटर्न का साइज बढ़ाएंगे। तो जैसे बिस्मिथ है तो इसमें ना के बराबर होता है, तो इसमें कुछ भी साइज पैटर्न का बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन का मतलब है कि 10 mm पर मीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका 1 मीटर की डायमेंशन है, तो कितना श्रिंक हो जाएगा वो? 10 mm। 1 मीटर में 10 mm, 1 मीटर का मतलब होता है 1000 mm। तो 1000 डायमेंशन है, तो आपको पैटर्न का साइज करना पड़ेगा ज्यादा, 1000 mm प्लस 10 mm, क्योंकि 10 mm क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह से ब्रास है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये है इसका 15 mm पर मीटर। स्टील के लिए 20 mm पर मीटर है, जिंक लेड के लिए 25 mm है। मतलब ये हुआ अगर कोई एग्जाम्पल आप ले लें, स्टील का अगर आप एग्जाम्पल लें, इसका मतलब हुआ कि पर मीटर है, 1 मीटर अगर डायमेंशन है तो 20 mm श्रिंकेज हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 मीटर का मतलब होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना, 1000 मिलीमीटर। और कितना श्रिंकेज हो रहा है यहाँ पे? 20 मिलीमीटर पर मीटर, है ना, यानी 20 मिलीमीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर में क्या हो रहे हैं? श्रिंकेज हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना साइज पैटर्न का बढ़ाना है, कितना पैटर्न का साइज बढ़ाना है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा।
जितना ज्यादा जो मटेरियल जितना ज्यादा श्रिंक होगा पैटर्न का उतना ही साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो साइज ऑफ द पैटर्न, साइज मोर साइज ऑफ द पैटर्न, अगर किसी पैटर्न का साइज ज्यादा है इसका मतलब वहां पर श्रिंकेज अलाउंसेस ज्यादा है, श्रिंक वो ज्यादा हो रहा है मेटल, ठीक है ना। जितने भी हमारे इंटरनल सरफेस होते हैं उसमें रिड्यूस करा जाता है पैटर्न का साइज, जितने भी हमारे आउटसाइड सरफेस होते हैं उसमें जो श्रिंकेज है वो ऐड करे जाते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि गेट 2008 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप इसका आंसर कर सकते हैं पढ़ने के बाद। इतना अगर आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया है, देन यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाइल कूलिंग अ क्यूबिकल कास्टिंग, एक कास्टिंग करने, एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका क्यूबिकल शेप है, जिसकी साइड दे रखी है 40 mm, undergoes 3%, 4% and 5% वॉल्यूम श्रिंकेज ड्यूरिंग द लिक्विड स्टेट, फेज ट्रांजिशन यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन और सॉलिड स्टेट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंपनसेटेड फ्रॉम द राइजर, अरे यार ये देखो जरा यहाँ पे, ये तो आपको पता है ना कि लिक्विड स्टेट में, सॉलिडिफिकेशन स्टेट में जो कंपनसेशन होगा वो राइजर से हम करेंगे। क्या हम सॉलिड स्टेट को कर सकते हैं राइजर से? नो। तो यहां पर यही बोला इसने कि राइजर से जो है कितना कंपनसेट कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, फिर से आप देख लो, उसने बोला है कि लिक्विड श्रिंकेज कितने हैं, लिक्विड श्रिंकेज 3% है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कितने 4%, और ये तो सॉलिड श्रिंकेज है। तो जो सॉलिड श्रिंकेज होते हैं ये हम राइजर से नहीं कर सकते, ये तो हम पैटर्न का साइज बढ़ाते हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राइजर से हम कौन कितना कंपनसेट कर सकते हैं। तो शुरुआत के जो दो होंगे लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, यानी कि 3% और 4%, यानी कि 7% जो है, 7% जो है हम राइजर की हेल्प से कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो सॉलिड श्रिंकेज होते हैं उसको तो हम पैटर्न पे अलाउ करते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यार जो साइज ऑब्जेक्ट का है, जो कास्टिंग का साइज है, पैटर्न का साइज उससे ज्यादा रखना पड़ता है। लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं कुछ, जैसे यहां लिख दिया मैंने, जैसे ये जो ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन क्या करता है, जनरली होता क्या है, जनरली जो मेटल्स हैं वो श्रिंक होते हैं, वो क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं। इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम पैटर्न का साइज बढ़ाते हैं। बट इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब सॉलिडिफिकेशन होता है प्रोसेस, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स, यहां पर ग्रेफाइट फ्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो जाता है थोड़ा सा, तो श्रिंक ना होकर के ये एक्सपेंड हो जाता है। अगर एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या होगा, पैटर्न का अगर साइज आप उतना ही रखोगे जितना कास्टिंग का है, तो कास्टिंग का साइज ज्यादा हो जाएगा। और जबकि आपको ज्यादा भी, आपको कास्टिंग जो है करनी है, जो ऑब्जेक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, उसका साइज ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, यस और नो। तो जनरली हो क्या रहा है, मटेरियल श्रिंक हो रहे हैं इसलिए पैटर्न का साइज बढ़ाना पड़ता है। बट ग्रे कास्ट आयरन की अगर आप कास्टिंग करना चाहते हो तो ये क्योंकि एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए यहां पर पैटर्न का साइज कम करना पड़ेगा। और ये गेट में भी क्वेश्चन आता है, इसका लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्पेशल केस है, तो इसका जो साइज है ना पैटर्न का, वो डिक्रीज करना पड़ता है। साइज ऑफ द पैटर्न डिक्रीज्ड, पैटर्न का साइज यहां पर डिक्रीज करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव अलाउंसेस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रे कास्ट में निगेटिव देना पड़ता है उसको, निगेटिव मतलब उसका साइज जो है घटाना पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट जो अलाउंस आएगा आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है यहां पर, श्रिंकेज अलाउंसेस के अंदर भी 3 श्रिंकेज आ गए थे, लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन एंड सॉलिड श्रिंकेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है बेटा आपका ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ड्राफ्ट, अब हमारे लेक्चर का माहौल पूरा एकदम बन चुका है जबरदस्त तरीके से, अब हम स्पीड पकड़ सकते हैं, स्पीड को पकड़ने का प्रयास करते हैं। चलो अब जो ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस है, मैंने क्या बोला आपको कि जिस मेटल की कास्टिंग करनी होती है उसको आपने भट्टी में, फर्नेस में मेल्ट कर लिया, उससे पहले आपको एक मोल्ड कैविटी तैयार करनी होती है जो सैंड के अंदर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सैंड है ना। अब इस सैंड के अंदर आपको पैटर्न रखना है और उस पैटर्न को निकालना है, तो आपने पैटर्न को रखा, उसको बाहर निकालना होता है। अरे पैटर्न को देखो सैंड के अंदर रखा, क्योंकि इसी के अंदर क्या करनी है, कैविटी बनानी है। अब जब इस रिमूवल ऑफ पैटर्न, पैटर्न को रख के जब पैटर्न को रिमूव करना होता है, जब वहां से पैटर्न को करना बेटा रिमूव करना है, जब आप रिमूव करोगे तो क्या हो सकता है, यहां से इजीली रिमूव कर पाओगे। अगर आपने ऐसा इसको बनाया हुआ है तो आप सैंड के अंदर से कैसे निकालोगे, तो हमने क्या करना है इजीली, ताकि ये इजीली रिमूव हो जाए, ताकि ये इजीली रिमूव हो जाए, तो हमने कर दिया इसको टेपर, हमने बना दिया इसको थोड़ा सा टेपर, ताकि ये क्या करे, इसको इजीली इसको रिमूव कर पाए, इजीली इसको हम रिमूव कर पाए। तो इसको जो हमने होना तो ये चाहिए था कि ये एग्जैक्ट शेप एंड साइज तो ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पैटर्न को थोड़ा सा टेपर बनाया ताकि सैंड के अंदर से हम आसानी से उसको निकाल सकें। अगर टेपर होगी कोई भी चीज तो उसको सैंड में से, आप मिट्टी में से बाहर इजीली निकाल सकते हो।
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए क्या बोला इसको हमने, टेपर अलाउंस। तो ये जो अलाउंसेस दिए गए हैं यहाँ पर, जितना टेपर कर दिया ये क्या है, दीज आर दी टेपर अलाउंसेस। ठीक है, तो पैटर्न को इजीली रिमूव करने के लिए, पैटर्न को इजीली रिमूव करने के लिए पैटर्न को एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के जैसा नहीं बनाया जाता, कुछ उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेपर या फिर ड्राफ्ट अलाउंसेस। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या आता है बेटा आपका, मशीनिंग अलाउंसेस और फिनिश अलाउंसेस। ध्यान दीजिएगा कि जब आपको पैटर्न बाहर निकाल लेते हो तो उसके अंदर कैविटी बनती है। कैविटी कहां पे बनती है, सैंड के अंदर। तो जो आपने पैटर्न निकाला होगा तो कुछ इस तरह का जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट इस तरह का आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब ये प्रोडक्ट जो है फ्रीज होने के बाद, जमने के बाद, जैसे आपने बाउल के अंदर पानी रखा और फ्रीज कर दिया, उसको बर्फ बना दिया, तो उस बाउल का जो सरफेस है वही तो बर्फ के कांटेक्ट में है। तो यहां पर तो स्पेस था खाली, जहां से आपने मोल्ड निकाला था, मोल्ड कैविटी आपने बना रखी थी, और वहीं मोल्टन लिक्विड मेटल जाएगा और जम जाएगा। तो उसके चारों तरफ कौन है, वो सैंड होगा। अरे यस और नो, तो यहां तो ये सैंड है ना, ये सैंड है। तो जब ये प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, ध्यान देना कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब ये जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसको काट के यहां से निकालेंगे तो यहां पर क्या था, इसके सराउंडिंग में क्या था, सैंड था। तो सैंड के पार्टिकल्स जब रहेंगे तो क्या उसकी फिनिशिंग आ पाएगी, क्या सरफेस की फिनिशिंग आ पाएगी, सरफेस फिनिशिंग नहीं आती है। कास्टिंग का ये ड्रॉबैक भी है, मैंने आपको बताया भी था ये जब हमने डिसएडवांटेज पढ़े थे। तो ये जो प्रोडक्ट होगा इसकी सरफेस फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। अब इसकी फिनिशिंग करोगे आप, जब इसकी फिनिशिंग करोगे तो इसका जो साइज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आपने पैटर्न का साइज वही रखा जो कास्टिंग का साइज आपको चाहिए, तो मशीनिंग करने के बाद, मशीनिंग का मतलब होता है मेटल को रिमूव करना। जैसे खीरा है तो खीरे को आप छीलते हो तो छिलका उतरेगा, तो वहां से उसकी लेयर उतर गई ना, एक मेटल कम हो गया ना, तो साइज घटेगा कि नहीं घटेगा, खीरे का साइज जो पहले था वो घट गया। इसी तरह से जब आप इसको जाकर के मशीनिंग करोगे इसकी, तो इस ये सरफेस है, यहां से सरफेस से मेटल हटाओगे इसकी फिनिशिंग करने के लिए, तो फाइनल साइज इसका घट जाएगा। फाइनल साइज घट जाएगा तो आपका जो एग्जैक्ट साइज था वो मिलेगा नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितना मशीनिंग करनी है उतना ही, जितना आपको पता रहेगा ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, मोटे पार्टिकल हैं कि छोटे पार्टिकल हैं, कोर्स पार्टिकल है कि फाइन पार्टिकल हैं, कितनी मशीनिंग होगी, ये आइडिया रहता है कि कितनी मशीनिंग करनी पड़ेगी, कितना मेटल रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करेंगे तो कम हो जाएगा। इसलिए पैटर्न का साइज पहले से बढ़ा करके रखो कि रिमूव करने के बाद, कि जब हम मेटल को रिमूव करें, मेटेरियल को रिमूव करें तो एग्जैक्ट साइज हमको मिल जाए। ठीक है ना, तो पैटर्न का जो साइज होगा बेटा वो थोड़ा सा आपको यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो कास्टिंग का साइज अगर आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होगा आपका साइज ऑफ पैटर्न। अरे बोलो यस और नो, साइज ऑफ दी पैटर्न। जब पैटर्न का साइज ये रहेगा तो इतना मेटल रिमूव हो जाएगा, इतना मेटल क्या कर दोगे आप, रिमूव कर दोगे। तो रिमूव करने के बाद आपको एग्जैक्ट साइज का जो है मिल जाएगा, क्या आपको कास्टिंग मिल जाएगी। मेटल रिमूव करने के बाद भी आप उसकी जो साइज है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस, ध्यान दीजिएगा। देखो कई बार क्या होता है ना, जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो कास्टिंग के माध्यम से, तो शेप प्रोडक्ट की कुछ भी हो सकती है, शेप एंड साइज प्रोडक्ट का कुछ भी हो सकता है। मान लो इस वाली जो यू शेप के प्रोडक्ट हैं, यू शेप के प्रोडक्ट हैं, या वी शेप के प्रोडक्ट हैं, या इस तरह के वी शेप के कुछ प्रोडक्ट हैं। तो जब आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो होगा क्या, आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली देखो यहां पर लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज, शेप क्या है उसकी, साइज क्या है। तो मेटल क्या होता है, उसके अंदर जाकर के श्रिंक होता है। मेटल जब श्रिंक हो रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेटा स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। अगर आपने ऐसा ही शेप बना दी किसकी, पैटर्न की, ऐसी ही शेप बनाई आपने पैटर्न की, तो फाइनली जब वो सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा, श्रिंकेज हो रहे होंगे, तो जिसकी वजह से जो फाइनल शेप होगी वो कुछ ऐसी मिलेगी आपको। फाइनल शेप जो होगी ऑब्जेक्ट की वो कुछ ऐसी मिल जाएगी, जो कि आपका पीस जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करा, हमको अगर ये पता है कि ये अंदर की तरफ जो है डिस्टॉर्ट हो जाएंगे बाद में, तो इसका उल्टा करके रखो पहले से ही। तो हमने जो पैटर्न बनाया, पैटर्न हमने पहले से जो है बाहर की तरफ इस तरह से बना दिया है। तो जब सॉलिडिफाई होने के बाद बनेगा तो ये अंदर की तरफ जब आकर के इतना डिस्टॉर्ट होगा तो फाइनल शेप आपको मिल जाएगी यू शेप। तो अगर आपको यू शेप का प्रोडक्ट आपको कोई बनाना है,
यू शेप का कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप पहले से क्या कर देंगे, उसको पैटर्न को जब बनाओगे ऐसा कुछ बनाओगे। तो ये है आपकी शेप ऑफ पैटर्न, ये शेप ऑफ पैटर्न है। और ये जो फाइनल आपको मिलेगा, दिस इज दी शेप ऑफ कास्टिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। जब यू शेप का, वी शेप का या कुछ इस टाइप की शेप होती है तो वहां पर डिस्टॉर्शन हो जाता है ना, कैम्बर हो जाता है। उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। लिखा टू ओवरकम दिस डिस्टॉर्शन अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड ऑन दी पैटर्न। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बोला है वही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंसेस इन द श्रिंकेज रेट, क्योंकि जो श्रिंकेज रेट होता है वो रेट अलग अलग हो, कभी तो बहुत तेज ठंडा होगा, कभी फास्ट। ठंडे, कोई चीज ठंडी हो रही है तो फास्ट रेट से होगी किसी हिस्से में, किसी हिस्से में वो स्लो रेट से हो रही होगी, श्रिंकेज रेट अलग अलग होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। इससे क्या होगा, तो ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन ऑफ द कास्टिंग विल टेक्स प्लेस, कास्टिंग का जो डिस्टॉर्शन हो जाएगा उसको ओवरकम करने के लिए हमने डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंसेस यहां पर पैटर्न में प्रोवाइड कराए हैं। नेक्स्ट आता है आपका रैपिंग और शेक अलाउंसेस। ये क्या होता है कि जब पैटर्न है, जब आप इस पैटर्न को बाहर निकालते हो, तो जब कोई भी चीज है, जैसे कुल्फी आप एग्जांपल ले सकते हैं। कुल्फी, आप मटका कुल्फी खाए होगे नहीं? अरे आप, जैसे कुल्फी होती है, कुल्फी किसी उसके अंदर तो टेपर बनाई जाती है, देखो ध्यान से। तो वो टेपर क्यों बनाई जाती है, देखो हमने यहां बताया आपको कि टेपर अलाउंसेस जो होते हैं यहां पर इस तरह से टेपर किया जाता है। आपने कुल्फी का एग्जाम्पल देखा होगा। अगर जो कुल्फी है अगर वो स्ट्रेट बनाई जाएगी तो क्या कुल्फी को निकालना आसान होगा? वो जो उसके अंदर एक डंडी सी लगी रहती है वो डंडी निकल के हाथ में आ जाएगी। अगर टेपर नहीं होगी वो, तो टेपर बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है? और दूसरी चीज, जब आपने ध्यान दिया होगा तो कुल्फी को जब ऐसे बाहर निकालते हैं तो वो ऐसे पकड़ता है डंडी को, ऐसे ऐसे करता है, उसको बोलते हैं शेक करना, है ना? क्या बोलते हैं इसको? शेक करना। और जब ऐसे ऐसे, अब यहां पर जो, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यस। तो जब हम इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे ना, इस पैटर्न को ऐसे शेक करके बाहर निकालेंगे तो सैंड क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंड हो जाएगा, स्लाइटली एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब उसके अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल जाएगा तो उस कास्टिंग का साइज पहले से बढ़ जाएगा। अरे यस और नो? जब आप उसको ऐसे करके निकालोगे, है ना, अब आपने जो पैटर्न का साइज रखा है, अब पैटर्न के साइज से ज्यादा साइज हो जाएगा कैविटी का, क्योंकि ऐसे ऐसे करके निकालोगे तो सैंड क्या होगा, वो फैल जाएगा इधर उधर हर डायरेक्शन में, तो उसका साइज हो जाएगा ज्यादा, तो कास्टिंग का साइज ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो शेकिंग अलाउंसेस होते हैं वो नेगेटिव अलाउंसेस होते हैं। शेकिंग अलाउंसेस के डिपेंड करता है, जो ऑपरेटर है जो उसको करेगा कास्टिंग को, उस पर डिपेंड करेगा कि उसको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न का साइज कम करना पड़ेगा। तो जब पैटर्न का साइज कम कर देगा थोड़ा सा, तो वो शेक करने के बाद भी थोड़ा सा बढ़ेगा, जितना कम करा है वो उतना कैविटी बढ़ जाएगी, ताकि जो कास्टिंग हो फाइनली उसका शेप एंड साइज उसको सेम मिल जाए। वही चीज यहां पर लिखी गई है कि इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द ऑपरेटर एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज कितना है फॉर इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न, पैटर्न को इजीली हम रिमूव कर सके। जैसे कुल्फी को हम इजीली बाहर निकाल लेते हैं शेक करने के बाद, तो पैटर्न विल बी शेक इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शेक करना पड़ेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच सम क्लियरेंस विल बी जनरेटेड बिटवीन द पैटर्न एंड मोल्ड सरफेस। ये जो पैटर्न इसके अंदर था, जब इसको ऐसा शेक करेंगे तो पैटर्न और सरफेस, मोल्ड सरफेस के बीच में एक क्लियरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से कास्टिंग का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस केस में पैटर्न का साइज घटा करके रखेंगे, ठीक है ना? इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, इसीलिए बेटा इसको क्या बोल दिया है कि इट इज ए नेगेटिव अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। पैटर्न के ऊपर जो हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं ये नेगेटिव है। तो एग्जांपल से भी समझ सकते, यहां पर डायग्राम बना दीजिएगा आप। ये साइज ऑफ कास्टिंग है और ये साइज ऑफ द पैटर्न है। तो पैटर्न का साइज आप देख रहे हैं, ये पैटर्न का साइज होगा ये वाला, ठीक है ना? और कास्टिंग का साइज होगा ये वाला। कास्टिंग का जो साइज होगा वो ये होगा पूरा साइज, ये पूरा साइज कास्टिंग का है। तो पैटर्न का साइज कम रखा जाएगा, इसमें ध्यान रखना, पैटर्न का साइज कम रखा जाएगा कास्टिंग के साइज से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये जो आपके पैटर्न, क्या लिखा हुआ है, पैटर्न का जो मटेरियल है बेटा, पैटर्न का मटेरियल है। पैटर्न कौन कौन से मेटल के बनाए जा सकते हैं, तो ये वुड का बनाया जा सकता है। तो वुड पैटर्न्स आर रिलेटिवली इजी टू मेक। लकड़ी के जो पैटर्न होते हैं भाई, कास्टिंग तो जिसकी भी करनी है, एल्यूमिनियम की करनी है, स्टील की करनी है, ब्रास की करनी है, उसको तो मेल्ट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो पैटर्न है उसका भी कुछ भी मटेरियल हो सकता है, जैसे वुड का बना सकते हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं, है ना? डायमेंशनली ये वुड इज नॉट वेरी डायमेंशनली स्टेबल, है ना?
कॉमनली यूज, जैसे इसमें टीक का यूज करते हैं, व्हाइट पाइन का यूज करते हैं। मेटल के भी आप पैटर्न बना सकते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो पैटर्न का मेटल का ही बना सकते हैं। तो मेटल पैटर्न्स आर मोर एक्सपेंसिव, भाई वुड से ज्यादा कॉस्टली भी होंगे, बट आर मोर डायमेंशनली स्टेबल रहेंगे, ड्यूरेबल भी होते हैं, लाइफ भी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। कॉमनली यूज्ड कास्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम, इनके भी हम क्या बन सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। प्लास्टिक के भी बनते हैं, जैसे पॉलीस्टीरीन, पीवीसी, इनके बन सकते हैं। वैक्स या मरकरी के भी हम पैटर्न बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एक होती है, कास्टिंग के अंदर आती है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वहां पर हम वैक्स का पैटर्न बनाते हैं, वो वही मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल डिपेंड्स ऑन, भाई किस मेटल का, किस मटेरियल का, बेसिकली किस मटेरियल का आप पैटर्न बनाना चाहते हो, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। वैसे थोड़ी ना कि कुछ भी जो है आप लोग कोई भी मटेरियल उठाओगे पैटर्न बनाओगे, ऐसा नहीं है ना, कुछ बातें सोचनी पड़ेंगी उसमें कि शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कास्टिंग होगी किस मेटल की, उसका शेप क्या है, उसकी साइज क्या है। ठीक है ना। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, वो सिंपल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल होगा, जितना ज्यादा उसका स्ट्रक्चर मुश्किल होगा, उतना ही ज्यादा पैटर्न बनाना भी मुश्किल होता है। नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, जो आप कास्टिंग करने जा रहे हो, आपको 2 प्रोडक्ट बनाने की, 10 बनाने की, 10 लाख बनाने हैं, तो डिपेंड करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, नंबर ऑफ स्मॉल प्रोडक्शन हो रहा है या मास प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो आप किसका बना सकते हैं, मेटल का बना सकते हैं। ठीक है। रीयूजेबिलिटी ऑफ द पैटर्न मटेरियल, अब कुछ मटेरियल कुछ बार कास्टिंग ऐसी करते हैं कि हमको एक ही बार पैटर्न बनाना है, उसके बाद रीयूज नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है कि बार बार उसको रीयूज करें हम पैटर्न को, इस बात पे भी डिपेंड करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में क्या उसकी डिमांड रहने वाली है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा किस मटेरियल का आपको बनाना है। एंड कॉस्ट ऑफ द पैटर्न, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सस्ता और टिकाऊ चाहिए, सस्ता भी हो और टिकाऊ भी हो। कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है उस पैटर्न को बनाने में। नेक्स्ट आपका आता है, आगे बढ़ते हैं, कि जो पैटर्न का मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न, कि इजीली वर्कड करें, मतलब इजीली बन जाए, शेप एंड साइज जो है हम उसको, मतलब इजीली उसको शेप दे सकें, किसी भी हम बना सकें उसको, उसमें कोई ज्वाइंट अगर बनाना हो तो ज्वाइंट इजीली बन जाए, लाइट इन वेट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है ना। रेजिस्टेंस टू वियर एंड एब्रेशन, बियर एंड टीयर ना हो बहुत ज्यादा उसके अंदर, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन ना लगे, उस पर जंग ना लगे, एंड केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, कि डायमेंशन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी मेटल का बनाया और उसको आपने सैंड के अंदर रखा, उसकी डायमेंशन चेंज हो गई, वो फूल गया या अपने आप ही जो है सिकुड़ गया, या किसी डिस्टॉर्ट हो गया वो। अवेलेबल एट लो कॉस्ट, ये पॉइंट यहां भी है, ऐसा मटेरियल होना चाहिए लो कॉस्ट पे इजीली अवेलेबल भी हो जाए। ठीक है ना। सस्ता और टिकाऊ होना जरूरी है, सस्ता और टिकाऊ होना जरूरी है, इसी बात की तो लड़ाई है। आ जाइए आप, तो यहां पर आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, इसमें 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रहे आपके आज के, एक तो अलाउंसेस और दूसरा टाइप्स ऑफ पैटर्न। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न, और आज के सेशन को जो है कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। समय बचाने के लिए मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी यहां पर बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को क्लास के अंदर भी जाना होता है, कॉलेज के अंदर भी अटेंडेंस वगैरह आपको देनी होती है, तो इसलिए डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर तरीके से बना रखे हैं। अगर डायग्राम भी हम यहाँ बनाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको 1 घंटे का लेक्चर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, 1 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए हमको पूरा पूरा दिन निकल जाता है पीपीटी बनाने में, है ना। पहले पीपीटी बनाएंगे, उसको कंटेंट को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स को, अपनी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, कई रिसोर्सेज का यूज करेंगे, कहां पर सिंपल लैंग्वेज मिल सकती है, सेंटेंस को थोड़ा सा फॉर्म करके उसके बाद डायग्राम्स बनाते हैं बोर्ड पे, ताकि समय ज्यादा ना लगे लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, चलिएगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर देयर, नंबर 1 इज सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न एंड फॉलो बोर्ड पैटर्न। डायग्राम की हेल्प से इसको समझते जाते हैं, एक्सप्लेन करता चलिए आप सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले आएगा आपका सिंगल पीस और सॉलिड पीस पैटर्न, सिंगल सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, हम बोल सकते हैं इसको सॉलिड पीस पैटर्न भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं,
सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न। एक्चुअली मैंने बोला था आपको कि पैटर्न जो है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, किस तरह का। भाई आपका जो ऑब्जेक्ट बनना है, कास्टिंग बननी है, वो कॉम्प्लेक्स शेप की है, सिंपल शेप की है ना, उस बात पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसकी शेप क्या है, बहुत ही सिंपल है, जिसकी शेप क्या है, सिंपल है, तो उस केस में हम सिंगल पीस पैटर्न यूज करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, इन इफ एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इज वेरी सिंपल इन शेप एंड साइज, बहुत ही सिंपल शेप एंड साइज का कोई ऑब्जेक्ट है तो हम सिंगल पीस पैटर्न बना सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स सरफेसेस। वी कैन यूज अ सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का जो पैटर्न बनाया हुआ है, सिंपल सी शेप का है। आप क्या करेंगे, इसको यहां से बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। साइज बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है, और शेप भी इसकी सिंपल है, तो ये इजीली जो है रिमूव हो सकता है, इजीली रिमूव हो सकता है। तो ये बन जाएगा आपका सिंगल पीस या सॉलिड पैटर्न। दूसरा आपका आता है बेटा स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट नाम से पता लग रहा है कि इसको तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है दो या दो से ज्यादा पीसेस में। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी शेप एंड साइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में अगर आप सिंगल पीस का बनाओगे, अगर मान लो इसको जोड़ दीजिए आप, और ये सैंड के अंदर रखा हुआ है, अरे इसके यहां पर तो सैंड होगा ना, ऐसे क्या होगा, इसके अंदर सैंड होगा। अब देखो इसको तो इजीली आप रिमूव कर सकते हो, इस मिट्टी में से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके सरफेस वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको अगर आपने एक ही पीस में बनाते हैं इसको, अब ये चारों तरफ क्या भरा हुआ है, इसके सैंड भरा हुआ है यहाँ पे, इसको रिमूव करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ तो सैंड आ जाएगा इसके ऊपर, निकाल ही नहीं पाओगे इसको सैंड के अंदर से। अरे पैटर्न को सैंड के अंदर से निकालना है, रिमूव करना है, विड्रॉ करना है, कैसे रिमूव करोगे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 पीस बना दिया है ना। या और ज्यादा अगर शेप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी तो इसको 3 पीस में बनाया जा सकता है। मैंने बोला था कोप, ड्रैग एंड चीक। तो अभी क्या होगा, एक पीस, एक सेकेंड गायब हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको हटाते हैं केवल इतने को। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, वॉट आई एम सेइंग, वॉट आई एम सेइंग, ध्यान सुनना, ध्यान से समझना। अगर यहां पर सिंगल पीस बनाते तो इसको रिमूव नहीं कर पाते, इसलिए हमने 2 पीस बनाया इसको। अगर ये 2 पीस में है तो एक पीस कहां रखा जाएगा, इसका कोप में, और दूसरा कहां रखा जाएगा, ड्रैग में। अगर इसकी शेप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती तो 3 पीस बनाते इसको, तो एक होता कोप में, एक ड्रैग में, और एक चीक में होता। बात समझ में आ रही है। तो जब देखो जरा लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट बी प्रोड्यूस्ड मोर कॉम्प्लेक्स, अगर ये मोर कॉम्प्लेक्स होगा तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम इस पैटर्न को इजीली रिमूव कर सकें सैंड के अंदर से। तो यहां से इसको देखो ऐसा रिमूव कर लेंगे, और ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिमूव करेंगे सैंड के अंदर से, और इसको हम ऐसे रिमूव करेंगे। इतना तो हो जाएगा ना, 2 पीस में अगर करेंगे तो हो जाएगा, एक पीस में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, स्प्लिट पीस पैटर्न। अगर ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है तो क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं इनटू नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है ना, उसको नंबर ऑफ पीसेस में क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं अबाउट द सिमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। अब इंडिविजुअल पीसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द कोप एंड ड्रैग, इसको हमने कोप में रखा, इसको हमने ड्रैग में रखा, तो इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। एक पीस में अगर बनाते तो निकल नहीं पाता ये, ठीक है ना। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका लूज पीस पैटर्न। कौन सा पैटर्न बेटा, लूज पीस पैटर्न लिखा हुआ है, थर्ड वन इज लूज पीस पैटर्न। अब मान लो कुछ इस तरह की शेप आपने बनाई है पैटर्न की, ये इस तरह की बनाइए, इंटरनल प्रोजेक्शन आपको बनाने हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर इंटरनल प्रोजेक्शंस हो, तो आपने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। अब इसको आप जब रिमूव करोगे तो यहां पर आप देखो, यहां पर सैंड भरा हुआ है। अब इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो, इस पैटर्न को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो कैसे रिमूव करोगे, इसको रिमूव करोगे यहां से, तो यहां पर जो सैंड भरा हुआ है, ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे हमको, यहां पर देखो इंटरनल प्रोजेक्शन बनाने हैं यहां पर हमको। अब इन वाले पीसेस को आप कैसे निकालोगे बाहर, इन वाले पीसेस को कैसे बाहर निकाल, ये तो निकलेंगे नहीं, यहाँ तो सैंड आ जाएगा ये, अरे सैंड लगा हुआ है, मोल्डिंग सैंड है ये। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको कि इस पूरे पैटर्न को इसके अंदर लूज पीस लगाने पड़ेंगे। तो जहां पर आपको इंटरनल प्रोजेक्शन बनाने थे वहां पर हमने लूज पीस बना दिए। यहां पर आप देख रहे हो ये भी पैटर्न का हिस्सा है, ये भी पैटर्न का हिस्सा है। तो हमने क्या करना है, पहले आप जो मेन पैटर्न है इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये सैंड के अंदर ही रह जाएंगे, लूज पीस हैं, ये लूज पीसेस हैं, ये सैंड के अंदर ही रुक जाएंगे। अब जब इसको बाहर निकालोगे, इस पैटर्न को बाहर निकालोगे, तो यहां पर इस सैंड के अंदर इस वाले एरिया में क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। अरे वहां तो कैविटी बन चुकी होगी, जब यहां से पैटर्न निकल जाएगा तो फिर इसको ऐसे निकाल लेंगे आप इसको साइड से। अरे यस और नो, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई वांट टू से। आपने क्या करा, इस वाले पैटर्न को निकाल लिया पहले, फिर उसके बाद यहां पर स्पेस बन जाएगा, तो इसको आपने इस पैटर्न को जो है, इस पैटर्न को साइड से निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस पैटर्न को ऐसे निकाल लेंगे जहां से आप
पहले जब पैटर्न रिमूव करोगे, व्हाइट वाला जो आप यहां से निकालोगे तो फिर स्पेस बन जाएगा, वहां साइड से आप उसको रिमूव कर सकते हो। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, एक बार इसको बस रीड आउट कर लीजिए। मैं इसको रीड आउट जो मैंने आपको बताया अभी समझाया है वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक बार रीड आउट करेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं एक एक लाइन फिर से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मैं पढ़ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बोलेंगे कि लेक्चर बहुत लेंथी हो रहे हैं। मुझे कंटेंट भी कवर करना है पूरा, कुछ छोड़ना भी नहीं है, अच्छे से कवर करना है, तो टाइम भी मुझे यहां पर बचाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट गेटेड पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? फोर्थ वन इज गेटेड पैटर्न। तो जब आपको छोटी छोटी कास्टिंग करनी होती है, ऑब्जेक्ट्स का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, नंबर ऑफ कास्टिंग ज्यादा है, तो उस केस में हम गेटेड पैटर्न का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, जो रनर है आपका, ये जो आपका रनर है और जो आपका देखो एक्चुअली जो गेट लगा हुआ है ना, ये जो पैटर्न है यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये जो पैटर्न है, ये जो गेट जो है वो पैटर्न का ही क्या बन जाता है, कास्टिंग का ही, पैटर्न का ही क्या बन जाता है, इंटीग्रेट पार्ट बन जाता है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, द गेटिंग एलिमेंट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पैटर्न। ये जो आपका गेटिंग एलिमेंट है ये पैटर्न का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, फाइनल जो है कास्टिंग का ही पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, सॉलिड एंड सिंगल पीस पैटर्न यूज, इसमें हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सॉलिड होंगे, ये सिंगल पीस पैटर्न यूज कर रहे होंगे, और इसको मास प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ स्मॉल, टू प्रोड्यूस द स्मॉल साइज कास्टिंग, स्मॉल साइज कास्टिंग इन मास प्रोडक्शन। नंबर ऑफ मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप ज्यादा बना रहे हो, वी कैन यूज दिस टेक्निक, इस टेक्निक का यूज हम तब करते हैं, ठीक है ना। और नीचे जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है कि गेटिंग एलिमेंट्स विल बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कास्टिंग। तो नंबर ऑफ पैटर्न्स अलोंग विद गेटिंग एलिमेंट्स विल मेड एज ए सिंगल पीस, वंस द पैटर्न रिमूव्ड कैविटी विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद द गेटिंग एलिमेंट। मतलब जो गेटिंग एलिमेंट है ये फाइनल कास्टिंग का ही जो है पार्ट या इंटीग्रल पार्ट जो है बन जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न आप डायग्राम में जरा देखिएगा, कॉम्प्लेक्स शेप अगर आपको बनानी हो तो यहां पर इनके बीच में जो है एक प्लेट लगा दी जाती है जो कि एक पार्टिंग लाइन का रेफरेंस का काम करती है। तो मैच प्लेट इज अ रेफरेंस प्लेन और सरफेस ऑफ द स्प्लिट पैटर्न। देखो कुछ कुछ आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने आपको स्प्लिट पैटर्न बताया था अभी यहाँ पे, जो मैंने आपको स्प्लिट पैटर्न बताया था कुछ उसी तरह का दिख रहा है। तो ये जो स्प्लिट पैटर्न था उसी के बीच में जो हमने एक प्लेट लगाई हुई है वो इसकी रेफरेंस लाइन का काम करेगी। अब समझ में ये आपको समझना है कि यार ये भी स्प्लिट पैटर्न जैसा दिख रहा है, ये भी स्प्लिट पैटर्न है, ये कौन सा था आपका, ये भी स्प्लिट पैटर्न है, एक जैसा दिख रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा कि जो मैच प्लेट पैटर्न है, मैच प्लेट पैटर्न और स्प्लिट पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो यहां लिख दिया हमने कि डिफरेंस बिटवीन मैच प्लेट एंड स्प्लिट पैटर्न, क्या डिफरेंस है, द गेटिंग एलिमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। मतलब ये जो आपका मैच प्लेट पैटर्न है इसमें जो गेटिंग एलिमेंट है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, जबकि ऐसा जबकि स्प्लिट पैटर्न में ऐसा नहीं था, वहां गेटिंग एलिमेंट अलग था। दैट इज द डिफरेंस। अब क्योंकि यहां गेटिंग एलिमेंट की बात हो रही है और इसमें भी गेटिंग एलिमेंट की पार्ट हुई थी, तो गेटेड पैटर्न और मैच प्लेट पैटर्न में क्या डिफरेंस है उसको भी समझ लेते हैं। तो दूसरा डिफरेंस, क्योंकि डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि दो चीजें अगर एक जैसी लग रही हैं तो कुछ तो डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि अलग अलग है, दिखने में एक जैसी लग रही है लेकिन अलग अलग है। तो यहां पर लिखा हमने द डिफरेंस बिटवीन मैच प्लेट एंड गेटेड पैटर्न। तो गेटेड पैटर्न और मैच प्लेट पैटर्न में क्या डिफरेंस है, अ सिंपल पैटर्न विद गेट एलिमेंट इज यूज्ड इन गेटेड पैटर्न। मतलब ये कह रहा है कि जो गेटेड पैटर्न था इसमें हमने क्या यूज किया था, सिंगल पीस पैटर्न यानी कि सॉलिड पैटर्न। अरे बोलो यस और नो। और ये हम कब यूज करते हैं, जब शेप ऑब्जेक्ट की बहुत सिंपल होती है। तो गेटेड पैटर्न में हम जो यूज कर रहे हैं पैटर्न वो बहुत सिंपल है, वो एक सॉलिड पैटर्न है, ठीक है। जबकि मैच प्लेट पैटर्न में ऐसा नहीं है, मैच प्लेट पैटर्न का मतलब है कि उसमें कॉम्प्लेक्स शेप भी हो सकती है। वही चीज लिखी गई है, अ सिंपल पैटर्न विद गेट एलिमेंट्स इज यूज्ड इन गेटेड पैटर्न बट कॉम्प्लेक्स पैटर्न विद गेट एलिमेंट इज यूज्ड। तो गेट एलिमेंट तो यहां भी उसी का पार्ट बना हुआ है। देखो मैच प्लेट पैटर्न और गेटेड पैटर्न में क्या है, जो गेट एलिमेंट है ये कास्टिंग का ही इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इसमें सिंपल पैटर्न है, सॉलिड पैटर्न है, जबकि यहां पर जो है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, ठीक है ना। क्या है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। तो जो आपको डाउट्स क्रिएट हो रहा होगा मैच प्लेट पैटर्न का स्प्लिट पैटर्न के साथ या गेटेड पैटर्न के साथ, यहां डिफरेंस भी मैंने क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ सकते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट आता है आपका स्वीप पैटर्न। नाम से पता लग रहा है
स्वीप पैटर्न, है ना, कि जब हमको 2D स्ट्रक्चर से 3D वाला हमको बनाना होता है, 2D को 3D में कन्वर्ट करना है, तो इसमें होगा क्या, कुछ ऐसा होगा, एक स्पेंडल लग रहा होगा और ये 2D का हमने कर्व सरफेस बना दिया है। अब ये जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, अब एक बात बताओ, इसमें क्या है, सैंड है, इस सैंड के अंदर हम ऐसे ऐसे इसको क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, और जब रोटेट कराएंगे तो एक 3D में हमको क्या मिल जाएगा, एक सरफेस मिल जाएगा, उसके अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल जाएगा, तो आपको वो 3D का स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। जैसे टेंपल के अंदर बेल होती है, घंटी होती है बड़ी बड़ी, वो इसी से बनाई जाती हैं, वो इसी टेक्निक से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस 3D सॉलिड सरफेस विद कर्व सरफेस बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल प्लेन पैटर्न वी कैन यूज स्वीप पैटर्न, है ना, हम क्या यूज कर सकते हैं, स्वीप पैटर्न यूज कर सकते हैं। चलिए इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, यह है आपका स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न, ठीक है जी। चलो, तो इस तरह से ये एक स्पेंडल है, इसमें कर्व सरफेस लगा दिया, इसको हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे, किसके अंदर, सैंड के अंदर, तो वो जो सैंड है वहां से हट जाएगा और एक 3D जो है, 3D में आपका जो सरफेस है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जब आपको एक मन में ये आ रहा होगा कि सैंड जो होता है वो उसके अंदर सिलिका होता है ना, भाई जो मोल्डिंग सैंड होता है उसके अंदर क्या मिलता है आपको, वो किसका मिक्सचर होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसके अंदर जो सैंड है, इसके अंदर होता है सिलिका सैंड होता है, और प्लस इसके अंदर मॉइस्चर होता है, और प्लस इसके अंदर क्ले होता है, क्ले मिट्टी होती है इसके अंदर। तो होता क्या है कि इसमें सिलिका सैंड की क्वांटिटी कम कर देंगे, क्योंकि इसको रोटेट भी तो कराना है, तो इसके अंदर सिलिका सैंड कम होगा, इसके अंदर मॉइस्चर और क्ले जो है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, ताकि ये इजीली रोटेट कर सके, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ भी है, जो लार्ज साइज की बेल्स होती हैं टेंपल के अंदर, मंदिर में जो बड़े बड़े घंटे होते हैं, वो इस टेक्निक से हम बना सकते हैं। आगे आता है नेक्स्ट आपका सेगमेंटल पैटर्न, कौन सा है, दैट इज द सेगमेंटल पैटर्न। इसमें देखो, इसमें जो था रोटेशन कैसा हो रहा था, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होता है, इसमें जो होगा आपका वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या होगा, आपका रोटेशन हो रहा होगा। इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल रोटेशन टेक्स प्लेस, बट इन स्वीप पैटर्न वर्टिकल रोटेशन, इसके पहले जो स्वीप पैटर्न था वो ऐसे ऐसे वर्टिकली रोटेट करेगा, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट कर रहा होगा। द पैटर्न विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स, जैसे एक सेगमेंट यहां पर बना हुआ है, इस तरह से इसको हम रोटेट कराएंगे। वन सेगमेंट विल बी कंसिडर्ड, इट विल बी रोटेटेड इनसाइड द मोल्ड अलोंग विद द स्पोक, ये स्पोक लगा रहता है यहाँ पे, इसके साथ इसको रोटेट कराएंगे टू गेट द एंटायर 3D मूव्ड कैविटी। यहां भी हम 3D कैविटी बना रहे होते हैं, अरे ध्यान देना, यहां पर भी हम 3D कैविटी बनाते हैं, यहां भी हम 3D कैविटी बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन है, ये वर्टिकल रोटेशन है, दैट इज द डिफरेंस। आगे चलते हैं, लास्ट आता है आपका कौन सा, फॉलो बोर्ड पैटर्न। देखिए, जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, तो पैटर्न भी तो कुछ वैसा ही बनेगा। तो जब पैटर्न का स्ट्रक्चर वीक होता है, आपने या फिर पैटर्न, जैसे पैटर्न बनाया, तो पैटर्न का कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है, स्ट्रक्चर उसका वीक हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, जब उसकी रैमिंग करोगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर सैंड भरते हैं ना, पैटर्न को रखते हैं, भाई सैंड के अंदर हमने कोप एंड ड्रैग के अंदर पैटर्न को रख दिया, इसको हमने रख दिया किसके अंदर, कोप एंड ड्रैग के अंदर, फिर हम क्या करते हैं, रैमिंग करते हैं, मतलब उसको ऐसे दबाते हैं, किसको, सैंड को, तो रैमिंग करते हैं, तो उसकी वजह रैमिंग फोर्स वहां आता है। अगर मान लीजिए ये जो पैटर्न है उस सैंड के अंदर रखा हमने और उसका स्ट्रक्चर काफी वीक है, तो वो डैमेज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ उस टाइप का, जैसे एग्जांपल हमने ऐसा कुछ करके ये पैटर्न यहां पर दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चरली वीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया आपका मेन पैटर्न, लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न, है ना। तो फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है, ये सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, एक बोर्ड लगाया जाता है, नाम से पता लग रहा है, एक बोर्ड लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलो बोर्ड, है ना, और सपोर्ट पैटर्न होता है ये, ठीक है जी। वही चीज यहां पर लिखी गई है, इफ ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रक्चरली वीक देन ड्यू टू रैमिंग फोर्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ द पैटर्न। अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रक्चर वीक है, तो पैटर्न क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्यों, जब रैमिंग करेंगे, रैमिंग फोर्स की वजह से पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्टॉर्ट हो जाए, वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। टू ओवरकम दिस पैटर्न विल बी सपोर्टेड बाय फॉलो बोर्ड, तो हमने क्या करा, इस फॉलो बोर्ड से इसको सपोर्ट कर दिया, जिसका नाम है फॉलो बोर्ड पैटर्न। इसीलिए इस पैटर्न का जो नाम रख दिया हमने, इस पैटर्न का नाम क्या रख दिया, इस पैटर्न का नाम रख दिया फॉलो बोर्ड पैटर्न। क्यों, क्योंकि हम फॉलो बोर्ड से इसको सपोर्ट दे रहे हैं, फॉलो बोर्ड से इसको सपोर्ट दे रहे, और जो फॉलो बोर्ड होता है आपका, ये वुड का बनाया जाता है जनरली, तो इस फॉलो बोर्ड से हमने इस पैटर्न को सपोर्ट किया, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉलो बोर्ड पैटर्न, क्योंकि पैटर्न कमजोर था, जब इसकी रैमिंग होगी तो फोर्स आएगा उसके ऊपर, वो डिस्टॉर्ट हो सकता था, तो डिस्टॉर्ट ना हो तो हमने क्या दे दिया, इसको सपोर्ट दे दिए,
फॉलो बोर्ड से सपोर्ट दे दी है, वुड का बनाया जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लास्ट में मैं यही कहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक इस बात से परेशान हो सकते हैं कि हमारी क्लास में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखते ही नहीं है, तो उनका मनोबल डाउन होता है कि सारा बच्चा सीएसआईटी में जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं इस चीज को कि जब पूरे का पूरा स्टूडेंट्स जो है 80 टू 70-80% बच्चा सीएसआईटी के अंदर पढ़ रहा है इस समय, तो मैकेनिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। आप किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स देखेंगे तो बहुत कम है, आप मानते हो। लेकिन आप इस चीज को आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हो कि जब किसी भी फील्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन दो बातों पर डिपेंड करता है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जिस कंपटीशन के लिए आप जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगी तो कंपटीशन कम होगा, वैकेंसी कम होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 100 सीट है और उसके लिए 1 लाख स्टूडेंट खड़े हुए लाइन में। दूसरा केस ये है कि 100 सीट है लेकिन स्टूडेंट्स वहां पर केवल 1000 हैं, तो कंपटीशन किसके लिए कम हुआ, जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। आप गेट के बारे में सोच रहे हैं, ईएससी के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम हो गए मैकेनिकल के अंदर, तो आप जितनी मेहनत कर लें, मतलब अब से 3-4 साल पहले मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, अब आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी पहले कंपैरिजन में। लेकिन हो सकता है कि पहले से वैकेंसी डाउन हुई हो, तो आपको मेहनत अगर पहले के बराबर कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा, कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब में कहीं भी देख रहे हैं, लिख दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपका बचा होगा। अगर इतना आपने बेसिक पढ़ लिया है, अब आप अपनी कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई भी नोट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चैट जीपीटी का यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, आपको कास्टिंग समझ में आ जाएगी। एक टीचर का काम होता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। आप पहले पढ़ के देखा होगा आपने कास्टिंग किसी भी बुक से, अब आप पढ़ करके देख लीजिएगा, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। अब बस आपको रीड आउट करना है, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। कोई भी आप कंटेंट ऐसा तो नहीं कि अभी कास्टिंग खत्म थोड़ी ना हुई, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर एक इंटरेस्ट जग जाएगा। अब आप आराम से खुद से भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकेंगे। चलिए लास्ट में जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, टीचर्स मिलते नहीं है पढ़ाने के लिए, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमने फिर आपको पढ़ाया नहीं है, हम फिर भी पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दिन रात पीपीटी बनाते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं। आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भले ही कम है, क्या हम सब लोग मिलकर के हर एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं। आपके अपने क्लासमेट्स या दूसरे कॉलेज के जो आपके कॉलेज मेट्स हैं, आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप शेयर अगर करेंगे, हम और ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। क्योंकि थर्ड ईयर में जाकर के अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने भी कम नहीं है, इतने भी कम नहीं है। अगर हम बस इकट्ठा करना है सबको, अगर सबको हम इकट्ठा कर पाए तो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो लगातार इंप्रूव होगी। ये बात आप भी जानते हैं कि समय लगता है लेक्चर को बनाने में, कंटेंट अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। अब ऐसा तो है नहीं कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आपको जो है परोस दिया, भाई कंटेंट को क्रिएट करने में समय लगता है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। जब आप थर्ड ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर का तो हमने बोल दिया कमिटमेंट है तो पूरा कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन थर्ड ईयर में जाते जाते अगर हम सब बच्चों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, बच्चों को हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो वहां जाकर के थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ठीक है ना, सब्जेक्ट को कवर कराना, कंटेंट को कवर कराना, क्योंकि टीचर्स बहुत जल्दी मैकेनिकल में अब पढ़ाना चाहते नहीं, अच्छे टीचर्स नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे, थोड़ा सा मतलब अभी क्या ज्यादा नहीं रहेंगे, मतलब ठीक ठाक रहें। अभी क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम देखने के लिए मिलते हैं मैकेनिकल में, इसलिए टीचर का भी जो मोरल है वो डाउन रहता है। इसलिए हम सब लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं, हम सब लोग एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, है ना, ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जाकर के हम थर्ड ईयर के अंदर कोर्स प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है। आप सभी लोग जितने व्हाट्सएप ग्रुप है शेयर कीजिएगा। बाकी जिनको नहीं पता है अभी मैं बता देता हूं, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स की डिटेल यहां पर दे रखी है। ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक आपको मिल रहा है। आप एप्लीकेशन के अंदर कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यूज आपको वहां मिल रहे होते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको यहां पर दिया हुआ है, इसका यूज करके कोई भी अगर डाउट रहता है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं सेशन को अब एंड अप कर रहा हूं
और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे होंगे कास्टिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है कि कास्टिंग क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ लिया कि पैटर्न क्या होता है, कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं, पैटर्न के कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। हर एक चीज हमने यहाँ पर एकदम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कास्टिंग के डिफेक्ट्स, क्योंकि ड्रॉबैक आपको मैंने बताया था कास्टिंग के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट्स बहुत सारे आते हैं। डिफेक्ट्स फ्री कास्टिंग करना इंपॉसिबल है, तो कास्टिंग के डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। मोल्डिंग सैंड हम लोग पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, मोल्डिंग सैंड क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मोल्डिंग सैंड की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। तब तक आप लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए। नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल रही होगी। जहां वीडियो लेक्चर होता है उसी के अंदर पीडीएफ मिलती है। जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होगी तो उसके कंबाइंड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।